6 दिसंबर को ये सब कुछ इसलिए हुआ, ढांचा इसलिए गिरा क्योंकि उस वक्त देश में जो माहौल था, उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार थी, वो एक अलग ही तरह की राजनीति खेल रही थी। पीवी नरसिंह राव उस वक्त जो है देश के प्रधानमंत्री थे और एक अलग ही तरह की राजनीति वहां पर चल रही थी। नमस्कार और जय श्री राम। आप में से कितने लोग अब तक अयोध्या गए हैं और अयोध्या जाकर आपने रामलला के दर्शन किए हैं? बहुत संभव है कि आप में से बहुत सारे लोग अयोध्या गए हों और रामलला के दर्शन कर चुके हों। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अयोध्या अब तक नहीं गए हैं तो उन्हें जरूर जाना चाहिए, रामलला के दर्शन जरूर करने चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, मैं 22 जनवरी इसी साल 22 जनवरी 2024 को जब वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जब राम मंदिर भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ तो मैं अयोध्या में था और मैंने वहां पर रामलला के दर्शन किए थे। लेकिन आज मैं इसकी रामलला की और अयोध्या की बात इसलिए कर रहा हूं, अयोध्या के राम मंदिर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज 6 दिसंबर है और आज के 32 साल पहले अगर 6 दिसंबर नहीं आई होती तो आज अयोध्या में रामलला का, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर नहीं होता। इसलिए आज मैं 6 दिसंबर की बात कर रहा हूं और मैं भारत के उन कुछ चंद खुशकिस्मत पत्रकारों में से हूं जिन्होंने 6 दिसंबर को भी अयोध्या में रहकर रिपोर्टिंग करी, जिन्हें यह सौभाग्य मिला। भगवान श्री राम ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में रिपोर्टिंग कर रहा था, जब बाबरी ढांचा कारसेवकों ने जमींदोज कर दिया था। और उसके बाद 22 जनवरी 2024 को जब भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, तब भी मैं अयोध्या में था और उस दिन का भी मैंने दर्शन किए, भगवान श्री राम के दर्शन किए। तो मैं दोनों ही दिन था, इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। लेकिन आज क्योंकि 6 दिसंबर है तो इसलिए बात 6 दिसंबर की। यूं तो 6 दिसंबर 1992 अब इतिहास बन चुका है और इसके बारे में बहुत कुछ कहा सुना गया है, लिखा गया और बहुत संभव है आपने इसके बारे में पढ़ा हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैं वहां पर था, मौजूद था, प्रत्यक्षदर्शी था, तो मैं आपको कुछ चीजें आज जरूर बताना चाहूंगा, कुछ चीजें आपको जरूर रिकॉल कराना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2-3 चीजें हैं जो इसको लेकर लोग कहते हैं कि उस दिन जो है दरअसल कारसेवकों ने ऐसा क्यों किया, क्यों कल्याण सिंह ने तो वहां लिखित में दे दिया था कि भाई वहां पर कुछ ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद क्यों कारसेवकों ने वहां पर जो है बाबरी ढांचा गिरा दिया, क्यों ऐसा हुआ कि कल्याण सिंह जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनकी पुलिस ने क्यों कारसेवकों को रोकने की कोशिश नहीं की, क्या ये सब कुछ प्री प्लान था, उस दिन पत्रकारों पर क्या हमले हुए थे वहां पर, और कारसेवक जब कार सेवा पूरी कर चुके थे तो उसके बाद वहां पर क्या माहौल था। इसको लेकर बहुत सारी बातें चलती हैं, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि दरअसल ये बात क्यों हुई। दरअसल 1992 में आखिर अगर जो है जिसको लेकर कहा जाता है कि इसको पहले से तोड़ने की प्लानिंग थी, पहले से योजना बन गई थी, कुछ लोगों को पता था, कुछ लोगों को नहीं पता था। ये मैं बड़ा आपको खुलकर कहता हूं कि ऐसा नहीं था कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे, मैं बड़े दावे के साथ और बड़े फैक्चुअली कह रहा हूं कि उनको नहीं पता था कि कारसेवकों ने उस दिन जो है बाबरी ढांचे को गिराने की योजना बना ली थी। लेकिन हाँ, बीजेपी के अंदर कुछ लोग थे जिनको यह मालूम था, विश्व हिंदू परिषद और उस वक्त अशोक सिंघल और जैसे कुछ लोग थे जो उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के टॉप के नेता थे, उनकी एक प्लानिंग थी, ऐसा साफ तौर पर लगता है। जो तथ्य सामने उससे लगता है कि उन्होंने तय कर रखा था कि हाँ कुछ ना कुछ अब करके जाना है, क्योंकि बार बार अयोध्या को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, लोग आते थे, लोग जाते थे और उसके बाद जो है कुछ जो है सिर्फ पूजा करके आ जाते थे। तो हिंदुओं को भी लगता था कि हम इस तरह से जाते हैं, हम वहां जाते हैं, अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कुछ ठोस नहीं होता है, ऐसा लोगों को लगता था। इसके पहले आप ये भी जानते हैं कि अक्टूबर में जब 1990 में कार सेवा हुई थी तो, और मुलायम सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कहा था कि ये जो ढांचा है इस पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी ये वो करके। लेकिन कार सेवकों ने मुलायम सिंह को और उनकी पुलिस को उनकी पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए वहां पर भगवा जो है ढांचे के ऊपर भगवा लहरा दिया था। लेकिन जब ऐसा हुआ तो उसके बाद किस तरह से मुलायम सिंह की पुलिस ने वहां पर कार सेवकों को घरों से खींच कर
2 दिन बाद जो है कैसे मारा, जिसमें कोठारी बंधु जो है उनका बलिदान हुआ, और कोठारी बंधु से कितने ही कार सेवकों को जो है गोली जो है यहाँ पर बंदूक रख के उनको गोली मार दी गई थी, और कार सेवकों को इस तरह से पूरी अयोध्या जो है लाशों से पट गई थी, पूरी सरयू नदी लाल हो गई थी। बहुत सारे कार सेवक ऐसे थे जो घायल थे, जो वह थे, उनके पैरों में जो है रेत से भरी हुई जो बोरी थी वो बांध करके उनको सरयू में फेंक दिया गया। इतनी नृशंसता हुई थी, तो उसका गुस्सा सब था। लेकिन जानते हैं ये सब इसलिए हुआ था, 6 दिसंबर को ये सब कुछ इसलिए हुआ, ढांचा इसलिए गिरा, क्योंकि उस वक्त देश में जो माहौल था, उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार थी वो एक अलग ही तरह की राजनीति खेल रही थी। पीवी नरसिंह राव उस वक्त जो है देश के प्रधानमंत्री थे, और एक अलग ही तरह की राजनीति वहां पर चल रही थी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, और मैं कुछ आपको फैक्चुअली बता रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी भी चल रही थी कि कांग्रेस की उस वक्त की सरकार ने दो तरफा खेल खेल रही थी। एक तरफ उस वक्त जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, वो जो बीजेपी के उस वक्त जो है सर्वे सर्वा एक बड़े नेता थे, उनके पास नरसिंह राव ने कोई प्रस्ताव भेजा कमलनाथ के माध्यम से कि हम ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। लेकिन जैसी ये बात पब्लिक हुई तो नरसिंह राव ने कहा कमलनाथ को मैंने भेजा ही नहीं, वो मेरे प्रतिनिधि है ही नहीं। तो एक तरफ ये सब चल रहा था। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जुलाई के महीने में सुलेमान सेठ उस वक्त मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता थे। उन्होंने जुलाई 1992 में संसद के अंदर यह बयान दिया कि हमारी बातचीत चल रही है, और हम तो ये देख रहे हैं कि कब इस तरह से होता है कि सरकार के साथ हमारी बातचीत जो है निर्णायक होती है और उसका कोई नतीजा निकलता है, और कब जो है वहां पर रामलला की मूर्ति है वो वहां से हटा दी जाए, और उसके बाद हम वहां पर नमाज पढ़े। मैं वहां नमाज पढ़ने के लिए आता हूं, वहां नमाज पढ़ूंगा। ये मुस्लिम लीग के नेता सुलेमान सेठ ने ऑन रिकॉर्ड संसद भवन में बोला। जब सुलेमान सेठ ने बोला तो उसके बाद जो है कमलनाथ का उसके बाद एक इंटरव्यू आता है। उस वक्त नरसिंह राव सरकार में वो वरिष्ठ मंत्री थे, तो कमलनाथ का एक इंटरव्यू आता है। कमलनाथ ने ये कहा उस इंटरव्यू में, न्यूज ट्रैक नाम की एक उस वक्त VHS टेप के साथ एक आती थी, इंडिया टुडे ग्रुप की न्यूज ट्रैक मैगजीन आती थी। तो वो जो है वो न्यूज ट्रैक मैगजीन के अंदर जो है उसमें एक इंटरव्यू देते हुए कमलनाथ ने ये कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, माहौल नहीं बिगड़ा, तो फिर हम जो वहां पर रामलला जहां विराजमान है उनको वहां से हटाने पर विचार किया जा सकता है। अब सुलेमान सेठ और कमलनाथ के अगर आप बयान देख लेंगे तो इसका मतलब एक गहरी साजिश चल रही थी कि किसी तरह से वहां पर हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर या कुछ करके वहां से रामलला को हटा दिया जाए, और जैसी रामलला को हटा दिया जाएगा उसके बाद वो जो है दावा हिंदुओं का खत्म हो जाएगा और वहां पर रामलला विराजमान, ये चीज हट जाएगी। और ये पूरी की पूरी एक साजिश लगती है। जब इस तरह की बात आई, कमलनाथ का, सुलेमान सेठ का बयान आया, तो उस वक्त अशोक सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त सर्वे सर्वा थे, राम जन्मभूमि आंदोलन के जो है वो अगुवाई कर रहे थे, तब अशोक सिंघल ने यह कहा कि जो है आप हमें मंदिर वहां बनाने दीजिए, रामलला के जन्मभूमि पे मंदिर बनाने दीजिए, नहीं तो हिंदुओं का रौद्र रूप आपको देखना पड़ेगा। यह अशोक सिंघल ने इस सब के जवाब में कहा। तो माहौल कुछ इस तरह से गर्मा रहा था। उसके बाद जब 6 दिसंबर आई तो 6 दिसंबर को कार सेवा का तय किया गया, और जैसा मैंने कहा कि उस वक्त जो है कई लोगों ने एक तैयारी कर ली थी कि इस बार खाली हाथ नहीं लौटना, इस बार इस ढांचे को जमींदोज करके आना है। तो मैं करीब उस वक्त जो है रिपोर्टिंग करने के मकसद से मैं 4 दिसंबर को शायद अयोध्या पहुंच गया था, और अयोध्या में मैं घूम रहा था। और 6 दिसंबर को, बाकी तो अयोध्या में उस वक्त मैंने दर्शन वगैरह किए, वो सब चीजें चल रही थी। 4 और 5 दिसंबर को अयोध्या में हर सड़क पर जो है ना सुरक्षा बल दिखाई दे रहे थे, पुलिस और सुरक्षा बल के जवान दिखाई दे रहे थे। बहुत कड़ा उस वक्त पहरा था। और कल्याण सिंह जो है मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लिख कर दे दिया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरसिंह राव को लिख कर दिया था कि भाई वहां पर कुछ भी जो है ऐसा कानून तोड़ने जैसी कोई स्थिति नहीं होगी, और वहां पर यथास्थिति बनी रहेगी, सिर्फ पूजा कार सेवक करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन 4 और 5 तारीख को वहां पर पूरी अयोध्या में जो मैंने देखा था कि वहां पर पुलिस सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पे तैनात थे। लेकिन 6 तारीख को जब सुबह मैं निकला रिपोर्टिंग करने के लिए, और जब मंदिर की तरफ मैं जो ढांचा था ढांचे की तरफ जाने लगा, तो मैंने देखा पूरी अयोध्या में चारों तरफ जो है आपको कार सेवक ही कार सेवक दिखाई दे रहे थे। दक्षिण से, उत्तर से, पूरब से, पश्चिम थे, देश के हर कोने से करीब करीब 2 लाख से ज्यादा कार सेवक उस दिन अयोध्या में मौजूद थे, और जहां जा रहे थे वहां जय श्री राम और रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसे नारे लग रहे थे। और सब लोग अलग अलग तरह के वेशभूषा में आए हुए थे। जो है लोगों की टी शर्ट पे किसी के जय श्री राम लिखा था, कोई टी शर्ट राम जी की पहनकर आया था, किसी की टी शर्ट पर जो है वो जो है हनुमान जी की तस्वीर बनी थी। एक नारा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा रहे थे कार सेवक ये नारा लगा रहे थे, तेल लगाकर डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो
कुछ कार सेवक जो हैं वो बाबर का नाम मिटाने के मकसद से आए थे, ये सोच कर आए थे कि ये बाबरी जो मीर बाकी जो बाबर का जो सिपा सालार था, उसने जो राम मंदिर तोड़ा था, आज तो उसका हिसाब बराबर करना है। मैंने कई जगह लिखा भी है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि दरअसल मैं उस वक्त बिल्कुल यंग था, युवा पत्रकार था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ये असाइनमेंट था। तो मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, अनुभवहीन था और मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। और एक दिन पहले जब मैं वहाँ पर घूम रहा था, जब मैंने वहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था देखी, तो वहाँ पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता खड़े थे। तो मैंने देखा, उनसे जब बातचीत होने लगी तो मैंने कहा भाई सुरक्षा व्यवस्था तो बड़ी चाक चौबंद है और चलो अच्छा, सब कुछ शांति से निपट जाएगा। तो मुझे एक कार सेवक ने या जो है बजरंग दल के थे क्या थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये सब तैयारी कल धरी रह जाएगी और हम देखना कल इस ढांचे को जो है इसको गिरा कर जाएंगे। हम ये घर से कसम खा के आए हैं। मुझे लगा ये बड़बोलेपन की निशानी है, ये बड़बोले नेता बोल रहे हैं और इसलिए उनको लग रहा है, लेकिन मैंने कहा ये सब कहा होगा। लेकिन जब 6 तारीख को जब मैंने देखा और जब ये सब कुछ चल रहा था, तो वहां पर दरअसल एक तरफ बाबरी जो ढांचा था और उसके सामने कार सेवा होनी थी, और उससे कुछ दूरी पर रामकथा कुंज था, जो ऊंचाई पर एक बिल्डिंग थी, और रामकथा कुंज पर वहां पर एक मंच बना हुआ था, जिस मंच से सभी नेताओं के भाषण होने थे। उस मंच पर मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं मंच पर रहूं, वहां से मैं फोटोग्राफी भी करूं, वहां से मैं रिपोर्टिंग भी करूं, नेताओं के भाषण सुनूं। उस मंच पे जब मैं चढ़ा तो उस मंच के ऊपर लाल कृष्ण आडवाणी थे, उस पर मुरली मनोहर जोशी थे, उमा भारती जी थी, साध्वी ऋतंबरा थी, आचार्य धर्मेंद्र थे, और उसके अलावा जो है प्रमोद महाजन थे, जो तमाम बड़े बड़े नेता, विश्व अशोक सिंघल थे। तो इस तरह से जो तमाम बड़े बड़े नेता थे विश्व हिंदू परिषद के, बीजेपी के, वो सब वहां मंच पर थे और उनके भाषण हो रहे थे। ये सब भाषण चल रहे थे और मैं वहां से फोटोग्राफी कर रहा था। अचानक 12 बजे जो है हमने देखा कि कुछ कार सेवक जो हैं धड़धड़ाते हुए वो ढांचे के ऊपर चढ़ गए और वो गुंबद के ऊपर चढ़े, और गुंबद के ऊपर जैसे ही वो चढ़े तो मंच पे भाषण चल रहे थे। तो जैसे भाषण चल रहे थे, सबसे पहले जो है, जब क्योंकि वहां से दिख रहा था रामकथा कुंज से कि कुछ लोग ढांचे पे चढ़ गए, जब ढांचे पे चढ़ गए उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू करे, तो मंच पर जो है तुरंत जो है प्रमोद महाजन आया। प्रमोद महाजन ने कहा कि भाई आप लोग इस तरह से ढांचे में मत चढ़िए, आप लोग नीचे उतर आइए और कानून को हाथ में मत लीजिए, और इस तरह से नहीं तो आपको भी चोट लग जाएगी। तो ये सब कुछ कह रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो जितने कार सेवक चढ़े हुए तो उन्होंने जो है, उनके हाथ में बल्लम थे, उनके हाथ में हथौड़े थे, और उन्होंने धड़ाधड़ जो है उस पर इमारत को मारना शुरू कर दिया। इमारत को जो है, ढांचे को उन्होंने चोट पहुंचानी शुरू कर दी। अब जैसी ढांचे को चोट पहुंचानी शुरू करी तो जो है उस वक्त जो है आडवाणी जी जो मंच पर थे, आडवाणी जी को मैंने देखा, आडवाणी जी एकदम परेशान हो गए। और आडवाणी जी फिर उसके बाद आए और आडवाणी जी ने वहां से बोलना शुरू किया, मंच से उन्होंने बोलना शुरू किया, और आडवाणी जी ने माइक लिया। माइक लेकर उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें भगवान राम की सौगंध देता हूं, तुम्हें तुम्हारे राम की सौगंध देता हूं, तुम लोग ऐसा मत करो, ढांचे से नीचे उतर आओ, आपको चोट लग जाएगी, और इस तरह से नहीं करना, कानून हाथ में नहीं लेना, ये सब उन्होंने कहा। लेकिन कार सेवक जो है वो उस वक्त लग रहा था किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, कार सेवक लगातार जो है वो प्रहार करते रहे। जब कार सेवक नहीं रुके तो ये जो रामकथा कुंज था, जहां पर मंच बना था, ये एक रामकथा कुंज की छत पर मंच बना था, नीचे कमरा था। अटल जी, माफ कीजिएगा, अटल जी नहीं, आडवाणी जी जो है उस वक्त परेशान होकर नीचे रामकथा कुंज में आ गए। और मैंने देखा कि उस वक्त जो है करीब 12:30-1 बजे का आसपास जो है उन्होंने पहला जो 3 गुंबद थे, 3 में से 1 गुंबद कार सेवकों ने जमींदोज कर दिया। जब मैं वहां पे नीचे जब मैं आया तो कमरा बंद था और आडवाणी जी परेशान थे और प्रमोद महाजन भी आ गए, और उसके बाद जो है क्या क्या चीजें चल रही थी। उसके बाद मैं वहां से निकला, मुझे लगा कि अब यहां से जो आगे जाना चाहिए क्योंकि अब एक्शन वहां हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे जो है वहां पर चलता हुआ मैं जो ढांचा था, ढांचे के करीब तक पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे पास कैमरा था और मैंने जो है वहां खटाखट बिल्कुल ढांचे के सामने से मैंने फोटो खींचनी शुरू करी, और मैं फोटोग्राफ खींच रहा था और कार सेवक जो है उस पर चढ़े हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे अचानक किसी ने रोका, किसी ने कहा, पूछा मुझसे मैं क्या कर रहा हूं। तो मैंने बोला भाई मैं मीडिया से हूं, मैं तस्वीरें खींच रहा हूं। जब मैंने ऐसा कहा तस्वीरें खींच रहा हूं तो उन्होंने मुझे कहा कि एक ने कहा कि भैया चुपचाप अपना कैमरा अपने बैग में रखो, यहां से निकल लो, नहीं तो जो है समझ लो कि तुम्हारा कैमरा वाला कुछ बचेगा नहीं। अचानक जब उसने कहा तो मैंने रियलाइज किया कि मैं तो अकेला खड़ा हूं, यहाँ पे तो इतने सारी कैमरा टीम थी, सब कुछ था, क्योंकि मैं रामकथा कुंज में था, यहाँ पे बहुत मीडिया था। तो मुझे लगा मैं अकेला खड़ा हूँ, कोई मीडिया कर्मी नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो फिर बाद में पता चला मुझे कि दरअसल वहां पे जितने पत्रकार थे उनके कैमरे जो है, उनके कैमरों को उनको वहां से पिटाई करके भगा दिया था। कई लोगों के कैमरे तोड़ दिए थे, कहा था कि इसकी फोटोग्राफी मत करो। दरअसल उसके पीछे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। दरअसल उसके पीछे भाव ये था
क्योंकि 1990 में जो कार सेवा हुई थी और जो जिस तरह से 1990 में उन्होंने कोठारी बंधुओं ने, बाकी लोगों ने झंडा वहां फहरा दिया था, भगवा फहरा दिया था बाबरी ढांचे के ऊपर, उसके बाद उन तस्वीरों से और उन वीडियो से छांट छांट के लोगों को पुलिस ने खींच खींच के मारा था, घरों से खींच कर मारा था। इसलिए यह बात हुई थी कि भाई जो है कैमरे में और इस सब में चीजें ना आए, ये सब चीजें इसलिए तय हुई थी और इसलिए कैमरामैन को, मीडिया को भगा दिया गया था। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि भाई कोई नहीं है, तो मुझे भी समझ आया, मैंने अपना कैमरा चुपचाप रखा और मैं थोड़ी दूर जाकर कार सेवकों के साथ बैठ गया और वहां पर फिर मैं ये सब चीजें देखने लगा। एक पत्रकार के रूप में एक कार सेवक की तरह बनकर मैं उनके बीच में बैठ गया। उसके बाद मैंने देखा 2:30-3 बजे तक, 2-2:30-3 बजे तक जो है दूसरा गुंबद जो है गिर गया और शाम 5 बजे होते होते, 5-5:15 होते होते, जब तक सूरज ढल रहा था तब तक तीसरा गुंबद भी कार सेवकों ने गिरा दिया। इस बीच क्या हुआ कि इस बीच जब आडवाणी जी और प्रमोद महाजन वगैरह यहाँ पे रामकथा कुंज में नीचे थे, तो ऊपर जो है जब ये चीज लगी कि अब सब कुछ जो है, अब तो कार सेवक किसी के हाथ में आने वाले नहीं है। अब वो कार सेवक जो काम सोच कर आए, वो सोच कर आए कि तेल लगाकर डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, तो वो करके जाएंगे। तो जब ये लगा तो उसके बाद माइक जो है वो आचार्य धर्मेंद्र, साध्वी प्रज्ञा और उमा भारती जी ने संभाल लिया और फिर उन्होंने कार सेवकों को जोश देना शुरू किया कि एक धक्का और दो, जो है जय श्री राम जय श्री राम, तो वो नारे लगा रहे थे और लोग बड़े उसके बाद जोश में आ गए। तो ये सब कुछ वहां पे चल रहा था। तो जब तीसरा ढांचा गिरा, उस बीच मैंने ये भी देखा कि जो लोग ढांचा गिरा रहे थे, कार सेवक वहां बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे। वहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी क्योंकि लाखों कार सेवक जो है वहां पर थे, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा था कि इतने कोऑर्डिनेशन से काम चल रहा था कि जैसे ही जो कार सेवक ऊपर चढ़ते थे, एक 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 दस्ता जो है कार सेवकों का जब वो ऊपर चढ़ रहा था, वो धड़ाधड़, क्योंकि समय की भी थी कि उनको था कि भाई जल्दी से जल्दी कर लो नहीं तो कुछ हो जाएगा। तो वो लोग धड़ाधड़ ये सब कुछ कर रहे थे। जब उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त जो है जैसी कोई, क्योंकि वो पूरी ताकत लगा रहे थे, तो कई बार ऐसा होता था कि पूरी ताकत लगा के भारी भारी उनके हाथ में जो है हथौड़े थे, तो जैसे ही उनके कभी वो निढाल हो जाते थे तो निढाल होकर वो गुंबद, क्योंकि ऐसे गोलाई में था, तो ऐसे नीचे गिरते थे, वो उस पर लुढ़कते हुए। जब वो नीचे गिरते तो नीचे के कार सेवक जो है हाथ सारे ऐसे बढ़ाकर उनको अपनी गोदी में ले लेते थे ताकि वो जमीन पर ना गिरे। कई कार सेवक घायल भी हुए थे, बुरी तरह से घायल हुए थे, लेकिन इस तरह से वो करते थे। और उसके बाद भीड़ के बीच में से एक एम्बुलेंस जो आती थी, एम्बुलेंस जो है भीड़ रास्ता देती थी और एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ हो जाता था, और उसके बाद जो है एम्बुलेंस के अंदर उस जो घायल कार सेवक होते उनको ले जाया जाता था और फिर एक दूसरा दस्ता ऊपर चढ़ जाता था, वो काम जारी रखता था। तो इस तरह से बड़ा कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा था, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर में इसको जमींदोज कर दिया। उस वक्त मैंने एक चीज और देखी, जब मैं रामकथा कुंज से पैदल चलकर जब मैं आया और मैं वहां पर ढांचे तक पहुंचा और मैंने देखा कार सेवक वहां पर जो है वो चढ़े हुए हैं और धड़ाधड़ जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं। उस वक्त मैंने एक बात और नोट करी, मैंने देखा दूर दूर तक पुलिस वाले जो है मुझे नहीं दिख रहे थे। कुछ मुझे दिखा पुलिस वाले, कुछ सुरक्षा बल वहां पे बैठे हुए थे और वो जो है उनका मुंह उधर था। तो मुझे लगा कि ये लोग एक्शन में क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं कुछ कर रहे। लेकिन तब बाद में पता चला कल्याण सिंह जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, हैट्स ऑफ, और उनको नमन करना चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया था कि कार सेवकों पर एक डंडा कोई नहीं मारेगा, एक गोली नहीं चलेगी, और उसका परिणाम यह हुआ कि पुलिस वहां पे मूक दर्शक बनी बैठी रही। और कहानी ये भी आप जानते हैं कि नरसिंह राव को फोन किया जा रहा था, नरसिंह राव पूजा में बैठ गए, तो उनको भी लगा रहा था कि जो हो रहा होने दो, अच्छा ये जो है झंझट खत्म होगा, ये सब सोच करके नरसिंह राव जो है वो भी गायब हो गए। तो ये सब चीजें जो है आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो बहरहाल ये ढांचा गिरा, और ढांचा गिरने के बाद जो है मुझे अच्छी तरह से याद है उस वक्त वहां पर जो पत्रकार थे, खासकर अंग्रेजी के जो पत्रकार थे, उस वक्त उन सब की टिप्पणी ये थी कि भाई अब जो है भारत को कोई बचा नहीं सकता, अब भारत एक बार फिर से टूट जाएगा और भारत टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा, अब भारत को कोई नहीं बचा सकता। ये सब कुछ जो है ये सब कहा जो है बड़े बड़े जो पत्रकार थे वहां ये कह रहे थे। और कार सेवकों के ऊपर उसके बाद कार सेवकों के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ किया गया। राजनीतिक रिएक्शन क्या था उस पर किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन कार सेवकों को उसके बाद बहुत बदनाम किया गया, उनके खिलाफ बहुत रिपोर्टिंग हुई। क्योंकि जो आज जो लोग कहते हैं ना कि मीडिया जो है बिका हुआ, ये उस वक्त देखना चाहिए कि किस तरह का मीडिया था। पूरा का पूरा मीडिया कार सेवकों के खिलाफ था, गाली दे रहे थे और इस तरह से कार सेवकों को क्या कुछ नहीं लिखा जा रहा था। तो कार सेवकों के खिलाफ पूरे दुनिया भर में एक माहौल बना दिया गया था। लेकिन ये सब जो हुआ, ये जो कुछ हुआ, इसका बैकग्राउंड मैंने बताया।
बड़ी बात यह है कि इसके बाद भारत टूटा नहीं, भारत बिखरा नहीं। हालांकि बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उस वक्त बीजेपी की 3 राज्यों में सरकारें थी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। नरसिंह राव ने तीनों सरकारों को बर्खास्त कर दिया। और ये बात समझ से परे है कि भाई ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ तो उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जा सकता था, लेकिन राजस्थान और साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार को क्यों बर्खास्त करना था। लेकिन इन सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया गया। बीजेपी ने इसकी कीमत चुकाई, लेकिन बीजेपी को लॉन्ग टर्म में जो है बीजेपी जो है राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी रही, उसका फायदा बीजेपी को आज मिल रहा है। और आज जो है वहां पे भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार है। तो आज का दिन ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। कारसेवकों का जो बलिदान, उनका परिश्रम, उनका जो साहस, उनकी जो जांबाजी है, उनका जो पराक्रम है, उसके कारण जो है ये संभव हो सका कि वहां पर आज आप भव्य दिव्य मंदिर देख रहे हैं। क्योंकि बाबर ने जिस तरह से हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाकर और हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए जिस मंदिर को गिराया था, उसका जो है बदला कारसेवकों ने ले लिया था। ये इसको लेकर बहस हमेशा चलती रहेगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने उस वक्त के हालात बताए, ये बड़ा साफ है कि अगर ये ढांचा नहीं गिरता और उस वक्त की जो सरकार थी, उस वक्त जिस तरह से डीलिंग चल रही थी, बहुत संभव है कि सरकार कोई मौका देख करके वहां से जो है रामलला की मूर्ति हटा भी सकती थी। इस तरह की कुछ साजिशें चल रही थी, हिंदुओं को दबाने की कई तरह की चीजें चल रही थी। लेकिन अल्टीमेटली अशोक सिंघल के नेतृत्व में हिंदू शक्ति ने अपना परिचय दिया और हमने 6 दिसंबर को होता हुआ देखा, जिसको बहुत सारे लोग आज शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और नेताओं के रिएक्शन पर मैंने कहा फिर किसी दिन बात करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं कि 22 जनवरी इसलिए आई, 22 जनवरी 2024 का दिन इसलिए आया क्योंकि हमने 6 दिसंबर 1992 को देखा। इसलिए 6 दिसंबर 1992 को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कारसेवकों का और अशोक सिंघल जी का, इन सब लोगों का, जो लोग इस आंदोलन में शामिल रहे, उनको नमन करना चाहिए। जब कभी आप अयोध्या जाएं, अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करें, तो साथ साथ कारसेवक हुतात्माओं को जरूर याद करें, जिन लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया। और साथ साथ अशोक सिंघल जैसे उन नेताओं को भी जरूर याद करें जिन्होंने इस आंदोलन को इस हद तक जो है सफल बनाया कि आज हम वहां पर ये देख रहे हैं। बहरहाल 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ था, उसके बाद भारत टूटा नहीं, बिखरा नहीं। मैं वहां से 6 दिसंबर को जब सब कुछ हो गया, तो उस वक्त बीजेपी के नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ, क्योंकि जैसे ये सब कुछ हुआ उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लग गया था, माहौल खराब था। मैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ करके, मैंने उनसे लिफ्ट ली, उनकी गाड़ी में बैठ करके मैं लखनऊ तक आया, क्योंकि अयोध्या से लखनऊ आके मुझे ट्रेन पकड़नी थी, क्योंकि मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स थी, मेरे पास पूरी रिपोर्ट थी। तो मेरे संपादक चाहते थे कि मैं दिल्ली आ जाऊं और उसकी रिपोर्ट तुरंत फाइल करूं। तो उसके बाद मैं शताब्दी से फिर दिल्ली आया और उसके बाद मैंने उसकी रिपोर्ट लिखी। तो ये उस दिन का आंखों देखा हाल था, जो मुझे लगता है कि आज जो वर्तमान पीढ़ी है उसको जानना, उसको समझना बड़ा जरूरी है कि 6 दिसंबर को क्या हुआ था और क्यों हुआ था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।